करना है डांट पड़ सकती है, ऐसा नहीं करना है डांट पड़ सकती है, तो फ्यूचर में वो बिहेवियर आपका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो वही कंडीशन है स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल सलाइवेशन विच रिजल्ट सेकेंडरी टू रिंगिंग ऑफ बेल। बेल बजाते ही सलाइवेशन का होना कैसा रेस्पॉन्स है? कंडीशन रेस्पॉन्स है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से सीखा है। तो जो भी चीज नेचुरल नहीं है, एक्सपेरिमेंट से सीखी जाएगी, वो कंडीशन कहलाती है। कंडीशन का मतलब यही है कि अभी एक्सपेरिमेंट या पास्ट एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो बिहेवियर हमारा कंडीशन हो जाता है। कि यहाँ एक बार कुछ गलत करने से डांट पड़ती है तो आपके माइंड में वो चीज हमेशा रहती है कि ऐसा नहीं करना है, डांट पड़ सकती है, ऐसा नहीं करना है, डांट पड़ सकती है, तो फ्यूचर में वो बिहेवियर आपका हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो वही कंडीशन है। अरे भाई इतना तिरछा काहे हो रहा है? उधर ये वाली में नहीं है? ये वाली सामने है ना एकदम, आगे आ जाओ। इतनी तकलीफ ले रहा, यूं यूं देख रहा, लगता है तुमको कान के चश्मे, आंख के चश्मे लग सकते हैं। मशीन लगानी पड़ेगी। कंडीशन रेस्पॉन्स वो रेस्पॉन्स है जब रिपीटेडली बेल और फूड को पेयर किया गया, तो बेल ने भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दिया था। कि सलाइवेशन इन रेस्पॉन्स टू बेल इज नोन एज कंडीशनड रेस्पॉन्स। सलाइवेशन इन रेस्पॉन्स टू बेल इज नोन एज कंडीशनड रेस्पॉन्स। हो गया? अरे भाई वो मुंह से ना लिख भाई, हैं? जो लिखा है वो खराब हो जाता है, उसे समझा करो। बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो तुम। अरे तो कंडीशन रेस्पॉन्स दिमाग में घुसा कि नहीं? कंडीशन रेस्पॉन्स का यही मतलब है कि एक्सपेरिमेंट के बाद घंटी बजते ही डॉग का सलाइवेशन करना कंडीशन रेस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक बात है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब यही है कि द कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड रिपीटेडली विदाउट अनकंडीशनड स्टिमुलस, द रेस्पॉन्स विल डिक्रीज एंड इवेंचुअली डिसअपियर। यहाँ क्या मतलब? एक्सटेंशन का मतलब यही है, पहले सुनो बे, टीप रहे हो। एक्सटेंशन का मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट तक तो ये हो गया, घंटी बजाई, खाना दिया और सलाइवेशन चालू है। अब उसके बाद तुम रोज सिर्फ घंटी बजा रहे हो और खाना दे ही नहीं रहे हो, घंटी बजा रहे हो खाना दे ही नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे सलाइवेशन का अमाउंट डिक्रीज होते होते बंद हो जाएगा। डिक्रीज होते होते फाइनली कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। उसके बाद भले तुम घंटी बजाओ, क्योंकि यहाँ डॉग समझ जाएगा कि ओनली उल्लू बनाएंगे, कोई खाना नहीं खिलाएगा। तो बस वही है कि फाइनली उसको समझ में आएगा, इसलिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो जो कंडीशन रेस्पॉन्स बना था, अगर वो लगातार खाने के साथ पेश नहीं किया जाएगा, तो धीरे धीरे रेस्पॉन्स कम हो जाएगा और फाइनली बंद हो जाएगा। अब लिखो, घंटी बजाते जाओ बजाते जाओ बजाते जाओ और खाना नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे सलाइवेशन डिक्रीज होते होते बंद होना एक्सटेंशन कहलाता है। ये कहा हुआ भैया, करंट लगा क्या यूं है? ध्यान लगाकर, लाइट के हाथ नहीं लगाते ऐसे ऐसे, ऐसे लग रहा कुछ रखा हुआ है ऐसे। एक ऐसे एक बाबा जी है, चंचलनाथ बाबा जी। अबे तुमको पता ही नहीं चला फिर भी? तुमको पता चला मैं किस बारे में बात कर रहा था? तुम्हें कोई मतलब नहीं है, पता चले या ना चले तुम्हारा रेस्पॉन्स सेम रहेगा। समोसा। भैया शर्मा सर का बर्थडे है, मांग लो क्या पता। हाँ, समोसा मिठाई जो भी है। तो एक्सटेंशन का मतलब सिंपली, जब आप लगातार बेल बजाओगे खाना नहीं दोगे, बेल बजाओगे खाना नहीं दोगे, तो धीरे धीरे डॉग में सलाइवेशन डिक्रीज होते होते फाइनली बंद हो जाएगा। इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। चलो हो गया लिखे? पक्का? तो तुम्हारे तो घंटी बजते ही लात टपकती है कि नहीं बे? और उस फेलोपियन ट्यूब का क्या हुआ तुम्हारे? निकलवा दो उसको, नहीं तो अपेंडिक्स की तरह तकलीफ देगी कभी है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है, जैसे यहाँ बेल बजाते ही डॉग सलाइवेट कर रहा है, अगर बेल की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें तो वो भी सेम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है। जैसे ट्यूनिंग फॉक हो सकता है,
कि ट्यूनिंग फॉर्क करके कान के पास लगाएं और खाना दें, कान के पास लगाए खाना दें, तो कोई और इंस्ट्रूमेंट भी बेल जैसा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है। इसी को स्टिमुलस जनरलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अपार्ट फ्रॉम द बेल, रिंगिंग ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क कैन आल्सो रिजल्ट इन सलाइवेशन। यानी कि बेल की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करेंगे तो रेस्पॉन्स सेम रहेगा, रेस्पॉन्स सेम होगा। कि एक स्टिमुलस की जगह अगर कोई दूसरा स्टिमुलस का इस्तेमाल किया जाए, लाइक बेल की जगह ट्यूनिंग फॉर्क, तो भी डॉग में सलाइवेशन का रेस्पॉन्स आ सकता है और आएगा। इसी को स्टिमुलस जनरलाइजेशन बोलते हैं। कि एक स्टिमुलस की जगह अगर कोई दूसरा स्टिमुलस यूज करें तो वो भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है। इसी को स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे। Conditioned response can be transferred from one object or one stimulus to another stimulus. Tuning fork can be used instead of bell. Tuning fork can also produce same response. Is known as stimulus generalization. वही extension ये था कि आप लगातार बेल बजाओगे, खाना नहीं दोगे, बेल बजाओगे, खाना नहीं दोगे, तो धीरे धीरे जो सलाइवेशन का रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज होते होते फाइनली बंद हो जाएगा, फाइनली बंद हो जाएगा। उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, फूड और स्मेल ऑफ फूड है। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स का मतलब नेचुरल रेस्पॉन्स है, खाना या उसकी स्मेल को फील करते ही, सूंघते ही सलाइवेशन का होना अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहलाएगा। कंडीशनड स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करते करते फाइनली रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है। जैसे बेल को खाने के साथ पेयर किया तो सलाइवेशन करवाना शुरू हो गया। वहीं अनकंडीशन रेस्पॉन्स क्या होगा कि जो बेल है वो अकेला भी सलाइवेशन करवा रहा है, तो ये रेस्पॉन्स क्या कहलाता है, कंडीशन, फाइनली कंडीशन रेस्पॉन्स कहलाएगा। चलो हो गया, अरे ये हो गया। चलो अब भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट किया, इस फाइनली कंडीशन रेस्पॉन्स कहलाएगा। चलो हो गया, अरे ये हो गया। चलो अब भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका फायदा क्या है, क्या हो गया, घंटी बजाई कुत्ते ने लार टपकाई, उससे हमको क्या मिला, हमारे किस काम की रही ये टेक्निक। तो देखो, दिस टेक्निक आर यूजफुल फॉर हेल्पिंग पीपल टू कोप द प्रॉब्लम विद एंजाइटी और फोबिया। फॉर एग्जांपल, रिपीटेड पेयरिंग समथिंग दैट प्रोवोक एंजाइटी विद रिलैक्सेशन टेक्निक इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एसोसिएशन। तो अपना प्रिंसिपल क्या रहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल क्या है कि किसी एक चीज के साथ कोई दूसरी चीज को पेयर करेंगे तो रेस्पॉन्स चेंज हो सकता है, वही था, रेस्पॉन्स चेंज हो सकता है। तो वही यहाँ है, किसी को अगर एंजाइटी हो रही है उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा दी जाए, जैसे ही एंजाइटी होने लगे उस टाइम ही वो डीप ब्रीथ शुरू कर दे, अनुलोम विलोम शुरू कर दे, रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दे, कुछ भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर दे, तो एंजाइटी और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तो धीरे, तो जैसे ही एंजाइटी आएगी वो रिलैक्सेशन टेक्निक करेगा तो एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वही प्रिंसिपल है कि रिपीटेडली पेयर समथिंग दैट प्रोवोक एंजाइटी विद रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे किसी इंसान को कुत्ते से डर लगता है, डॉग से डर लगता है, अब पेशेंट को सिखाना है कि आपके सामने जैसे ही डॉग आए, डॉग की बातें हो, आपको जैसे ही डर लगने लगे, उसी टाइम आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करना है। क्या हुआ, फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई के साथ हमने क्या पेयर किया, रिलैक्सेशन टेक्निक। तो अब रिलैक्सेशन टेक्निक पेयर करते ही क्या होगा, फियर और एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो यही है इसका इंप्लीकेशंस कि रिपीटेडली पेयर करेंगे, जो एंजाइटी और फियर प्रोड्यूस करता है उसको रिलैक्सेशन टेक्निक के साथ, दोनों का एसोसिएशन क्रिएट होगा और एंजाइटी डिक्रीज होगी, एंजाइटी डिक्रीज होगी। इस चीज को क्या बोलते हैं कि एंजाइटी और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इस प्रिंसिपल का क्या नाम है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आगे आएगा, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में लिखवाऊंगा। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, इसका मतलब यही है कि या तो इंसान एंजाइटी में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, या रिलैक्स रहेगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना कि स्ट्रेस में भी है और रिलैक्स भी है, ऐसा तो नहीं है। या तो डरेगा या रिलैक्स रहेगा, तो दोनों में से एक चीज होगी। वही रेसिप्रोकल इनहिबिशन है कि डर वाली चीज आते ही आप अगर रिलैक्सेशन टेक्निक करोगे, डर धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओगे, आप रिलैक्स रहोगे। तो तुम भी डरो मत, रिलैक्स है। क्या हो रहा है मालिक, तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुमको ढोला मारू पिलाएंगे। हो गया भाई, अरे हो गया। तो एंजाइटी और फोबिया दो वर्ड बोले मैंने, वो कौन आदमी है जिसको एंजाइटी का मीनिंग नहीं पता, बाली के बेटा, बताओ, तुम बताओ, कौन तुम, हाँ, हाँ तुम बताओ, फोबिया क्या हो रहा है बेटा, डर, किसका है, मेरा, हाँ, कुत्ते, फोबिया क्या है, और फोबिया और एंजाइटी में फर्क क्या है, उससे पूछो। हम्म, जोर से बोलो बेटा, अंदर ही अंदर बोल रही हो तुम तो। हाँ वो कल से करेंगे, परसों से, परसों से, जय माता दी।
बैठ जा बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, तुम मेहनत कर रही है पर मेरी तक वो मेहनत आ नहीं रही तेरी। फोबिया और एंजाइटी में क्या फर्क है? अरे फोबिया रियल डेंजर से है और एंजाइटी इमेजिन डेंजर से है। एग्जाम से पहले डर लग रहा है पेपर कैसा आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, वो एंजाइटी है। गली में कुत्ता पीछे दौड़ रहा है या सामने कुत्ता दिख रहा है, हो सकता है काट ले, हो सकता है काट ले। तो जब रियल डेंजर सामने है तो वो फोबिया होगा, और हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं खतरा हो सकता है, उसको सोच के जो घबराहट होगी वो एंजाइटी है। कौन याद करेगा बे? मुझे तो है भाई। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? टीचर कैन अप्लाई क्लासिकल कंडीशनिंग इन द क्लास बाय क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट टू हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम एंजाइटी एंड फियर। कोई बच्चा क्लास में डरता है, घबराता है, तो खड़े खड़े इधर बुला ले, ये हो जाए मामला। तो ये कैसे होगा कि रिलैक्स एनवायरनमेंट, डर रहित एनवायरनमेंट हो, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट का भी फियर और एंजाइटी कम होगा। तो अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि रिलैक्सेशन और एंजाइटी दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दोनों एक साथ नहीं रहेगी। वैसे ही ये है कि क्लासरूम का माहौल अगर हल्का हो, जिसमें डर का माहौल कम हो, तो बच्चा और ज्यादा रिलैक्स फील कर सकता है, वही है। दूसरा है पेयरिंग एन एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन सच एज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ए ग्रुप विद प्लेजेंट सराउंडिंग हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न न्यू एसोसिएशन। जैसे किसी एक बच्चे को बोले बेटा इधर आके डिल्यूजन की डेफिनेशन बता और टाइप बता, अब पीछे तुम जैसे शुतुरमुर्ग हो करे तो और एंजाइटी हो जाएगी उसको। तो उसको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? सब लोग क्लैप करके उसको मोटिवेट करके, जा बेटा जा, कोई दिक्कत नहीं है, तालियां बजा सकते हैं। हाँ, हाँ, ताली बाज आदमी। तो ऐसा करने से एंजाइटी कम होगी। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मेन प्रिंसिपल यही है कि दो चीजों को पेयर करो, और पेयर करोगे तो रेस्पॉन्स बदलेगा, पेयर करोगे तो रेस्पॉन्स बदलेगा। जैसे यहाँ स्टूडेंट को आगे आने में एंजाइटी है, तो आप उसके साथ क्या पेयर करोगे? रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट सपोर्टिंग एनवायरनमेंट साथ में क्रिएट करोगे तो बच्चे में एंजाइटी कम होगी। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ फीलिंग एंशियस एंड टेंस इन दिस सिचुएशन द चाइल्ड विल लर्न टू स्टे रिलैक्स एंड काम। रिलैक्सेशन सिखा दो, काम रहना सिखा दो, जब भी एंजाइटी आई रिलैक्सेशन और काम टेक्निक अप्लाई करेगा, ऑटोमेटिक एंजाइटी सबसाइड होगी। अब टीप लो। तो जब भी तुमको एंजाइटी और घबराहट हो, घबराहट, तब तुमको क्या करना है? रिलैक्सेशन टेक्निक। और रिलैक्सेशन टेक्निक जरूरी नहीं योगा ही करने बैठ जाओ, यहाँ मन को भी बोल सकते हो रिलैक्स, जैसे वो 3 इडियट में था ना, ऑल इज वेल। तो दिल को समझाना है कि सब ठीक है, तुम घबरा मत भाई, सब ठीक है। तो ऑल इज वेल है, तो ऑटोमेटिक ऑल इज वेल का मैसेज पहुंचेगा माइंड तक और एंजाइटी डिक्रीज होगी, एंजाइटी डिक्रीज होगी। ये टेक्निक अपना के देख लो भले ही, इससे बहुत फर्क पड़ा है। तो तुम कोशिश करना जरूर ऐसी, जहां भी तुमको घबराहट हो। घबराहट हो रही है किस बात की? घबराने का नहीं, मैं इधर ही है, मुझे आवाज दे सकते हो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो इंप्लीकेशन है वो फोबिया और एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। फियर प्रोड्यूसिंग सिचुएशन के साथ पेशेंट को अगर रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा दी जाए तो ऑटोमेटिक फियर और एंजाइटी डिक्रीज हो सकते हैं, ऑटोमेटिक फियर और एंजाइटी डिक्रीज हो सकते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से तुम क्या सीखे? इवान पावलो ने दी। दूसरा नाम क्या बेटा तुम्हारा? नहीं क्लासिकल, बेटे बेटे बता सकती है दूसरा नाम? पन्नों की आवाज आ रही है पीछे पलटने की, तुम बताओ। तुम नहीं, तुम वेरी गुड। क्या है इधर बोलो भाई, सुनो उधर। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग कौन याद रखेगा बे? दूसरा नाम क्या है? रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग है। और ये इयान पावलो ने दी, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। चार चीजें याद रखनी है: अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रेस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस कौन था? एक्सपेरिमेंट से पहले बेल न्यूट्रल स्टिमुलस था, और वो एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बन गया? बेल कंडीशन स्टिमुलस बन गया था। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट के बाद बेल अकेला ही सलाइवेशन करवा सकता है, वो रेस्पॉन्स क्या कहलाएगा? कंडीशन रेस्पॉन्स कहलाएगा। बस इतना ही हो गया। हो गया क्या? हाँ हाँ पढ़ो, कोई गुना नहीं कर रही तो डर क्यों रही इतना? हो गया भाई। अब आता है दूसरी कंडीशनिंग, कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और ये किसने दी भाई साहब? बीएफ स्किनर ने दी। ये बीएफ वाला बीएफ नहीं है, ये बरहस फ्रेडरिक स्किनर है, बरहस फ्रेडरिक स्किनर। अबे ऐसे कौन है सर, राक्षसी ऐसी है? शत्रुमुर्ग ऐसी आवाज नहीं निकालता भाई। बरहस फ्रेडरिक स्किनर है, बीएफ स्किनर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉर द इंडिविजुअल। इंसान का बिहेवियर किस पे डिपेंड है? उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी नतीजों पे, रिजल्ट पे, कि आप ऐसा बिहेव करोगे उसका नतीजा क्या हो सकता है, उस पर ही डिपेंड करता है आपका अगला बिहेवियर कैसा होगा, अगली बार बिहेव कैसा करोगे। जैसे एक बच्चा है, भयंकर गालियां बकता है, मिसबिहेव कर रहा है और गंदे वर्डों का इस्तेमाल करता है, अगर उसको देख के साइड में बैठे बड़े छोटे सब हंस रहे हैं, हाँ कहां से सीखा, मजा आ गया कैसे, तो वो और बार बार गाली बकेगा।
और वहीं जैसे ही गाली वाला शब्द बोले दे थप्पड़ पड़ेगा, तो धीरे धीरे गाली देना बंद हो जाएगा, गाली देना बंद हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर बिहेवियर किस पे डिपेंड है? रिजल्ट पे, कॉन्सिक्वेंसेज पे। किस पे डिपेंड है? रिजल्ट पे, कॉन्सिक्वेंसेज पे। Hence, according to this theory, any behavior can be learned or unlearned, and its frequency can be modified by the consequences of behavior. कोई भी behavior की frequency कम की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, बस consequences के अनुसार है। कोई नेगेटिव बिहेवियर है, उसको कम करना है तो थप्पड़ पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, तो धीरे धीरे वो बिहेवियर कम हो जाएगा। कोई अच्छा बिहेवियर है, उसको मोटिवेट करना है, गिफ्ट देना है, क्लैप करना है, रिवॉर्ड देना है, तो वो बिहेवियर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। चलो, एक लड़की हॉस्टल में 3 लड़कियों के थैले लेके जा रही थी अभी सीढ़ियों में। कौन थी वो? आगे क्या भाई? किसके थे वो थैले बेटा? हम दोनों के। भाई साहब कितना जुल्म कर रहे हो तुम इस पे, अपने आप क्या ही? तुम अपनी मर्जी से गई कि तुझे भेजा गया था? जबरदस्ती भेजा ना, वो तुम्हारी हालात देखते हुए मुझे लगा था कि जबरदस्ती भेजा है। मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है? है? नहीं, थैला पहले रख के आने के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? है दीदी? अच्छा, कैसी हो दीदी? कैसी हो दीदी? हम्म। अच्छे हो? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है वो? करती है लड़कियां आपस में हॉस्टल में? हाँ। अब तुम समझ जाना कि कोई मुंह पे आ गया, कैसी हो दीदी, आज बहुत अच्छी लग रही हो, बाल धोए क्या, बहुत चमक रहे हैं आपके बाल। इसका मतलब पक्का आपके निकलते ही वो बोलेगी, छी कैसे बाल थे झाड़ू जैसे। हैं? लड़कों से ऐसा नहीं होता, लड़के तो सीधा सीधा बोलेंगे, क्यों बे आज क्या लगाया बालों में? है? हो गया ये? अरे हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलेंगे। और ये बरस पैट्रिक स्किनर ने दिया। इसमें इसने बताया कि आपका फ्यूचर बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेज पर डिपेंड करता है। अगर कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव है तो वो बिहेवियर आप बार बार करोगे, और कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव है तो धीरे धीरे आपके उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे अब आप पढ़ रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, 10-15 एग्जाम दे लिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम होने लगेगा, क्योंकि आपको जो चाहिए रिवॉर्ड वो मिल नहीं रहा। तो हर इंसान का यही होता है, जब वो मेहनत करता है और उसको उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता, रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो धीरे धीरे मोटिवेशन में कमी आती है, पढ़ाई कम होने लगेगी, मन नहीं लगेगा पढ़ने का। और जैसे जैसे आपके एक दो छोटे मोटे एग्जाम क्लियर होने लगेंगे, आपको जोश आ जाएगा, ये निकाल लिया, अगली बार नोट सेट निकालूंगी। तो ये क्या है? रिवॉर्ड्स है। आपको धीरे धीरे रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, और आप और उस बिहेवियर को बढ़ाओगे, यानी कि पढ़ाई और बढ़ाओगे। चलो, अब देखो भाई साहब, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, 4 वर्ड आएंगे इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव कब होगा कि कुछ ना कुछ क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। पॉजिटिव का मतलब है एडिशन। तो यहाँ जब भी आप वर्ड देखोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सॉरी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट, तो जहां भी जिसके भी आगे पॉजिटिव है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। जहां भी आप नेगेटिव वर्ड देखोगे, इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ निकालेंगे उसमें से, कुछ ना कुछ डिक्रीज करेंगे और कुछ ना कुछ चीज हटाएंगे। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट वर्ड देखोगे, इसका मतलब है कि बिहेवियर को मजबूती देनी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, डिजायर्ड बिहेवियर को और बढ़ावा देना है। रीइंफोर्समेंट से समझ सकते हो रिवॉर्ड, क्या समझ सकते हो? रिवॉर्ड। पनिशमेंट, आपको पता है पनिशमेंट क्यों दी जाती है? कि उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम करना है हमको। पनिशमेंट क्यों देंगे? जब कुछ गलत करेगा। पनिशमेंट इसलिए दी जाएगी, जो गलत कर रहा है वो धीरे धीरे बंद कर दे, कम कर दे, इसलिए देंगे क्या? पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देंगे किसी चीज को वीक करने के लिए या बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा स्टिमुलस कौन है, ये तो तुमको पता है। कोई भी ऐसी चीज जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकती है, वो स्टिमुलस कहलाता है। तो 5 लाइनों के मीनिंग लिखो। पॉजिटिव का मतलब होता है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डीपली फेलोपियन ट्यूब हो गई ये तो। नेगेटिव का मतलब है कुछ डिक्रीज करना है, घटाना है। पॉजिटिव का मतलब है कुछ ना कुछ ऐड करेगा। और ऐड क्या करोगे? रिवॉर्ड ऐड करोगे, या कुछ भी ऐड करोगे, आगे एग्जांपल में आएंगे दिखेगा आपको। वही रीइंफोर्समेंट का मतलब है बिहेवियर को और स्ट्रेंथिंग करना है, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी है। और पनिशमेंट हम तब देंगे जब हमको वीक करना है बिहेवियर को, या उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, कम करना है। और स्टिमुलस कौन होता है? कोई भी वो चीज जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है और चेंजेस ला सकता है, वो स्टिमुलस है। कि स्टिमुलस इज समथिंग एक्सटर्नल दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। दिस कैन बी आइदर प्लेजेंट स्टिमुलस हो सकता है, अनप्लेजेंट हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। तो स्टिमुलस वो चीज है जो चेंजेस लाता है, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कराता है, वो है स्टिमुलस।
पॉजिटिव में ऐड करेंगे, नेगेटिव में घटाएंगे। रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा देना है, पनिशमेंट में बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। तो याद रखने हैं, एग्जांपल बताएंगे अभी। चिंतन ना करें, पढ़ें बेटा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हाँ, अच्छा उधर ही थे क्या? गोवा ऐसे सपनों में जाने से नहीं होगा बेटा, हकीकत में जाने के लिए अभी पढ़ना पड़ेगा। हैं? अब कुछ बड़ा सोचो, क्या समोसा? महान सोच ये तुम्हारी, बड़ी सोच, समोसे की तरह बड़ी सोच। सोच बड़ी करने का बोला तो समोसा बड़ा हो गया। ठीक बात है ये भी, अच्छा है, लॉजिक और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, सही है। हो गया। अरे पॉजिटिव में ऐड करेंगे, नेगेटिव में क्या होगा? कुछ ना कुछ घटाना है, रीइंफोर्समेंट में क्या देंगे? बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, और पनिशमेंट में डिक्रीज करना है। स्टिमुलस वो है जो क्या करेगा? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है, बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है। अब बात आती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा। तो जैसा कि अभी तुमने पढ़ा, पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐड करना है। पॉजिटिव में क्या करना है? ऐड करेंगे। तो एडिंग ए फैक्टर टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। पॉजिटिव में कुछ कुछ ऐड करेंगे, और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज करना है फ्रीक्वेंसी बिहेवियर की। तो कोई ना कोई एक चीज, उस फैक्टर को ऐड करना है जिससे वो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़े, डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज लाना है। इन दिस पर्सन बिहेवियर इज इंक्रीज बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज और रिवॉर्ड्स देंगे। द एक्ट ऑफ एडिंग ए प्रेजेंट स्टिमुलस विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग डिजायर्ड स्टिमुलस बिहेवियर। और एग्जांपल, अब देखो एग्जांपल के तौर पे कि चाइल्ड इंक्रीजेज हिज स्टडी हावर्स एज एवरी स्टडी सेशन इज रिवार्डेड विद ए चॉकलेट। अब बच्चा है 15 मिनट पढ़ के, नहीं मम्मा अब नहीं पढ़ूंगा, बहुत हो गया, थक गया मैं, तो क्या बोलेंगे? ये ले एक चॉकलेट। 15 मिनट, थोड़ी देर और पढ़, एक पेज पढ़ और पढ़। तब उस अगली चॉकलेट के लालच में 15 मिनट और पढ़ेगा। जैसे ही वो 15 मिनट पढ़े, एक 10 रुपए का तुलतुला ला के दे दो कि आधा घंटा और पढ़, फिर ये तुलतुले मिलेंगे तुझे। तो ऐसा क्या है? तो रिवॉर्ड क्या कर रहा है? डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। तो यही फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। तुम लोग अब बच्चे नहीं रहे। तभी तो कभी कभी तो खिलाते हैं ना तुमको, मोटिवेट करने के लिए। रोज नहीं खिला सकते ना, रोज खाने से पेट खराब हो जाता है। पेट भी खराब होता है और जेब भी। बहुत महंगा पड़ता है रे समोसा, बारात को खिलाने में 7,000 रुपए लगते हैं। 7,000 में तो खाना कर दे बाहर, और सिर्फ समोसा आएगा। है? हाँ है। अरे 10 रुपए वाला मंगाओगे तब 3500 होगा ना। 10 वाला ज्यादा छोटा होता है, 10 वाला देता नहीं, वो 15 का ही देता है ना ना। तो भाई हमसे तो ज्यादा लिए पैसे। हो गया ये। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर ऐड करना है जिससे डिजायर्ड बिहेवियर, जो बिहेवियर हमें चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैसे? कि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ऐड करेंगे। क्या करेंगे? रिवॉर्ड ऐड करेंगे। और जब रिवॉर्ड ऐड किया जाएगा तो इंसान उस रिवॉर्ड के लिए बार बार उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। छोटा बच्चा है, पढ़ता नहीं है, तो हर 15-20 मिनट के एक सेशन के बाद उसको एक खिलौना दो, चॉकलेट दो, तो धीरे धीरे उसके पढ़ने की ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। ऐसे ही तुमको मोटिवेशन मिलता ही होगा, तुमको भी कोई ना कोई रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट होता ही होगा। नहीं है? अभी नहीं है? अरे होगा यार, होगा कैसे नहीं? होगा, बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट मिलेगा, बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे 1,00,000 रुपए खाते में खटाखट आएंगे हैं, और जो वो मैसेज हर महीने आएगा, क्या ही कहने उसके। हम्म वो मैसेज महीने के लास्ट डे ही आ जाता है। 1 तारीख की जरूरत नहीं है, लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ ए मंथ। कल ही आ गया था, कल सुबह सुबह 8, 8:30, 9 बजे ही आ गया था। और मैसेज के साथ पूरा, उसके साथ मेल पे बिल भी आता है पूरा, कि कितने पैसे आए, कितने कटे। सैलरी स्लिप वो भी आती है, पूरा हिसाब किताब आता है भाई। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या? पॉजिटिव लिख लिया था, समझ में आ गया कि पॉजिटिव बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज उसको देंगे, रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड या अवार्ड देंगे, तो इंसान का बिहेवियर बढ़ता है। फिर आता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट।
In this, person behavior is increased to avoid negative consequences. To avoid negative consequences. यहाँ क्या होगा कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज से बचने के लिए इंसान पॉजिटिवली बिहेव करेगा. जैसे यहां होगा क्या, यहां वर्ड नेगेटिव है, इसका मतलब है हमको कुछ ना कुछ तो रिमूव करना ही है. वर्ड नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ तो रिमूव करेंगे. रिमूविंग ए फैक्टर टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर. अब एग्जांपल देखो, ए चाइल्ड इंक्रीजेस क्लीनिंग ऑफ हिज रूम टू अवॉइड स्कॉल्डिंग बाय मदर. देखो अब ध्यान से इसको, ये भी क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल है कि भाई साहब डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस खराब होगा. जैसे हम रिमूव क्या करेंगे, क्लासरूम से लेके सब एग्जांपल के साथ दूंगा. यहाँ बच्चा मम्मी की डांट से बचने के लिए अपने ही बिहेवियर को डिक्रीज कर रहा है, अपने बिहेवियर को रिमूव कर रहा है धीरे धीरे, अपने नेगेटिव बिहेवियर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए. तो यहाँ रिमूव हो रहा है बच्चे का नेगेटिव बिहेवियर. पहले बच्चा पूरे रूम में कागज कॉपी किताब कपड़े फैला के रखता था खिलौने, तो मम्मी रोज थप्पड़ मारती थी डांटती थी. तो अब उस डांट से बचने के लिए बच्चे ने अपना बिहेवियर क्या रिमूव किया, वो गंदी आदत रिमूव करी, वो बैड हैबिट्स जो फैला के रखने की वो रिमूव कर दी. क्योंकि अगर वो रिमूव नहीं करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव होता है, थपने पड़ती है. कॉन्सिक्वेंसेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है. तो ये इंप्रूवमेंट आया. और एग्जांपल देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी लिख लो. कौन सो रहा है कहा भैया, इस फोटो लेने की आड़ में वीडियो कॉल तो नहीं कर रहा किसी को करने वाली? तो जरूरी है क्या वीडियो कॉल वाली कोई करोगे? तुम्हारे लक्षणों से नहीं है, लक्षण दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण, इसी वजह से कोई नहीं है. लक्षण सुधारो, सामने से आएगा वीडियो कॉल. हाँ सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना. हम्म, हो गया. अरे हुआ क्या, अब देखो एग्जांपल. ओ कुछ नहीं, एग्जांपल बहुत आएंगे अभी. एग्जांपल देखो कि गिविंग ए पास टू द कार बिहाइंड टू अवॉइड इट्स हॉकिंग. भाई साहब तुम रोड पे गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारी आदत है गाड़ी धीरे धीरे चलाने की. तुमको दिख रहा है पीछे से एक गाड़ी वाला दूर से आ रहा है, दूर से पी पी करता हुआ आ रहा है और लाइट एंड डिम्पल कर रहा है. इसका मतलब है तुम्हें पता है जब तक तुम साइड नहीं दोगे वो तुम्हारे कान फोड़ देगा पी पी करके. तो क्या करना है, उससे बचने के लिए क्या करोगे, पहले से ही साइड हो जाएगा, पहले से ही साइड हो जाएंगे ताकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से बचें, कान में तेज आवाज इरिटेशन से बच सकें. दूसरा एग्जांपल, गेटिंग अप फ्रॉम द बेड टू अवॉइड द नॉइजी अलार्म. अलार्म लगा के सोए हो, पता है सुबह पी 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 बजेगा जोर से, टिन 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 ऐसा वाला अलार्म बजेगा. क्या छुपा रही है बेटा, हैं हैं, टेबल के नीचे से क्या दे रही है उधर, ऐसे तो रिश्वत दी जाती है. हाँ तो क्या होगा, उस अलार्म की सुबह सुबह इरिटेटिंग आवाज से बचने के लिए क्या है, उससे पहले ही उठ गया तो उसको बंद कर दो, या उससे पहले ही उठ जाओ, उससे पहले ही उठ जाओ. इसके अलावा टेकिंग एन एंटी एसिड बिफोर हैविंग स्पाइसी मील. पता है अभी पानी पूरी खाएंगे, बहुत स्पाइसी घोल बनाया है उसने, है हरा 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 सुनहरा. तो उसको खाने के बाद एसिडिटी होगी, डकार आएगी, यहाँ चलेगा. तो क्या करेंगे, पहले से ही एंटी एसिड गोली ले ली है, डाइजीन ले ली, जेलुसिल गोली चूस ली, या फिर रेंटेक पेंटो ओमिप्राजोल बहुत सा कुछ भी ले ली. इसके अलावा अप्लाइंग सनस्क्रीन बिफोर हेडिंग टू द बीच टू अवॉइड गेटिंग सनबर्न. पता है गोवा बीच पे जा रहे हो जॉब के बाद, तो वहां बीच पे बहुत तेज धूप लगती है, तो सनबर्न हो जाता है, जल जाते हैं. तो उससे बचने के लिए क्या करोगे, हाँ सनस्क्रीन पोत के चले जाएंगे. है? इसके अलावा लिविंग अर्ली फ्रॉम द हाउस टू अवॉइड ट्रैफिक जाम. मान लो किसी का ऑफिस टाइम है 10 बजे, उसको पता है 10 बजे फुल वर्किंग टाइम होता है, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो क्या करेंगे, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक ज्यादा हो उसमें फंसने से बचने के लिए क्या होगा, घर से और पहले निकल जाएंगे, और पहले निकल जाएंगे. इसके अलावा फीडिंग द बेबी टू स्टॉप देम फ्रॉम क्राइंग. पता है आपको अभी थोड़ी देर में, हर 1.5 घंटे घंटे में इसको फीड देना पड़ता है. पता है 1.5 घंटा होते ही यहाँ रोने की आवाज आएगी, तो रोने देने से पहले तुरंत उसको फीड दे दो. तो क्या है, रोने से पहले ही फीड दे दो कि फिर रोएगा. इसके अलावा और आएंगे अभी, इन्हीं लाइन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इतने सारे इसलिए है कि ऐसे तो तुमको याद नहीं रहेगा, सेम टू सेम एग्जाम्पल की लाइन का आ जाए तो क्या पता तुम्हारे फायदा हो जाए.
बाकी चीजें सारी एक जैसी है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए खुद में से कुछ ना कुछ कर रहा है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। सबका मकसद एक ही है। चीन पाक डमडम नहीं है ये। हाँ, हो गया। अरे हुआ क्या? कोई ड्रग अगर फोटो सेंसिटिव है तो क्या एडवाइस दोगे पेशेंट को? कोई ड्रग अगर फोटो सेंसिटिव है, इसका मतलब है धूप में जाओगे तो एलर्जिक होगी, धूप में जाओगे तो एलर्जिक रैसेज होंगे, खुजली होगी, तो क्या एडवाइस करोगे? सन स्क्रीन लगा लेंगे। और हाँ, पूरा पैक हो जाना है, जैसे लड़की स्कूटी पे पैक होकर चलती है वैसे। हाथों के मोजे हैं, टी शर्ट स्लीवलेस पहनेगी, पर उसके बाद वो मोजे यहाँ तक। भाई साहब, तो फुल शर्ट ही पहन लेती ना है। उसके बाद ऊपर हेमलेट, फिर मुंह पूरा कपड़े से बांधा जाएगा, और जो आंखें खुली थी उसको भी चश्मे से ढक दिया जाएगा, फुल्ली कवर्ड। अब कोई धूप की एक बूंद भी नहीं जा सकती। तो ऐसे एडवाइस देनी है कि धूप में जब भी जाओगे ऐसे पैक होके जाओगे, और ऐसे पैक नहीं होना है तो सन स्क्रीन पोत के जाना है हर जगह है। चलो, हो गया। अब देखो, और क्लासरूम में नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कैसे किया जाएगा? ओ शतुरमुर्ग, गर्दन नीचे ना कर। क्लासरूम में नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल देखो। डूइंग अवे विथ होमवर्क फॉर द वीकेंड इफ स्टूडेंट बिहेव वेल इन द क्लास। इसका मतलब कोई बच्चा तुम्हारी जैसे क्लास में बदतमीजियां करता था, तो उसको बहुत सारा होमवर्क और असाइनमेंट देते थे, ये करके आ, ये लिख के आ, कल 100 बार लिख के लाएगा। अब तुमने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे में इंप्रूवमेंट आ गया है, अब वो मिसबिहेव नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? जो तुम पनिशमेंट के तौर पे होमवर्क दिया करते थे, अब उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव है, रिइंफोर्समेंट रिमूव करना है। तो पनिशमेंट को रिमूव कर सकते हो, जो आप एज ए पनिशमेंट दे रहे थे उसको रिमूव कर सकते हो, तो होमवर्क एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। इसके अलावा फ्रीडम टू एस्केप एक्स्ट्रा क्लास इफ स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। जैसे कोई एक बच्चा है, पढ़ने में कमजोर था, नंबर कम आ रहे थे, तब नंबर कम आ रहे थे, टेस्ट में आज नंबर 20 ही आए, तब उसको बोला बाकी सब बच्चे 8 बजे 7:30 बजे घर जाएंगे, तुम 10 बजे तक इधर ही पढ़ोगे। अब भाई साहब, ये रोज का पनिशमेंट। आप देखा कि अगले ट्यूजडे को टेस्ट हुआ तो उसके नंबर 20 से बढ़ के 45 हो गए। तो अब धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा क्लास थी उसको हटाया जा सकता है। ये है। तीसरा, कि रिमूविंग द कोड ऑफ साइलेंस इन द क्लासरूम वंस एवरीवन कंप्लीट टास्क। कोड ऑफ साइलेंस का मतलब है ये कोड ऑफ साइलेंस, जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं करेगा। तो सब लोग जब अपना पूरा लिखे और अपना लिखने का काम पूरा कर ले, उसके बाद उसको हटा सकते हो। इसके अलावा, स्टडिंग फॉर एन एग्जाम टू अवॉइड गेटिंग पुअर ग्रेड्स। एग्जाम आ रहा है, नंबर कम ना आ जाए, इसलिए बिहेवियर में क्या करना है, आदतों को सुधारना है और अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। जो पहले नहीं पढ़ते थे, अब उस पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। इसके अलावा, एस्केपिंग फ्रॉम एन अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन इफ स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन द स्पोर्ट्स। कोई खिलाड़ी था, फुटबॉल खेलता था, पर फुटबॉल में एक भी गोल नहीं कर पा रहा था, ठीक से बॉल को किक नहीं मार पा रहा था, तो उसके लिए रोज सुबह 5 बजे उठ के आएगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेगा, बाकी खिलाड़ी 7 बजे आएंगे। अब मैच हुआ, उसमें उसने अच्छा खेला, तो जो मॉर्निंग में जल्दी बुलाते थे वो अब बंद कर सकते हैं, वो अब बंद कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट के, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट के। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। ये फुगे किसने फुलाए भाई? हैं? मशीन ने? अच्छा, मैंने सोचा कोई इंसान ने फुलाए हो। हम सबसे फुके फुलवाएंगे राहुल की शादी में, नॉर्थ साइड के बाद। शादी हो गई, कोई नहीं, बर्थडे मनाएंगे तो भी तुमको बुलाएंगे और तुमसे पहले फुके फुलवाएंगे सारे। जलते हैं राहुल, वो जलते हैं, तुम टेंशन ना लो। वाह वाह वाह। ताली नहीं बजाई बे तुमने? झंडा नहीं, खतरनाक बोला। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बे गधों, लकड़ बगो। हो गए भाई एग्जाम्पल? हो रहे हैं? टाइम लगेगा? जल्दी जल्दी लिखो, ये लड़की बोर हो गई, जल्दी लिखो।
निंजा टेक्निक से लिखते हुए। कौन टेक्निक है ये? निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक स्मार्ट टेक्निक है। तो ठीक, कोनो दिक्कत तो नहीं? अच्छा, हो गया भाई? अब हो गया। अब भैया पनिशमेंट का है कि पर्सन बिहेवियर इज डिक्रीड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देंगे। पनिशमेंट का मतलब है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखो, फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड स्टॉप यूजिंग बैड वर्ड आफ्टर गेटिंग स्लैप्ड फॉर द सेम। जैसे ही गंदा शब्द बोला, तुरंत एक थप्पड़, तुरंत एक थप्पड़। तो सुधार आएगा, सुधार आएगा। हम्म, तुमको भी पढ़नी चाहिए, है। कचर कचर क्या लगी पड़ी भाई? है, पढ़ने देना उसको अब। यही है वो जो तुमको नहीं पढ़ना देना चाहती। ये वो कैसी हो दीदी वाली है। तुम ध्यान रखना भाई, होशियार रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं कैसी हो दीदी के शिकार ना हो जाओ। तुमको पढ़ने नहीं दे रही है, ये रात में पढ़ती है तुम्हारे सो जाने के बाद। आज से ध्यान रखना तुम। हो गया ये लिख के कि पनिशमेंट का मतलब यही है भाई साहब, कॉन्सिक्वेंसेज अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक बिहेवियर में सुधार आएगा। ऑटोमेटिक बिहेवियर में क्या आएगा? सुधार। और क्या लिख रहे हो इतना? गिन के 10 वर्ड है, 20 है। पनिशमेंट जिसमें बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, और ये कॉन्सिक्वेंसेज पे डिपेंड करता है। जब कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब यहां देखो मामला क्या है। मामला क्या हुआ है? अब पनिशमेंट में इसको नहीं लिखना है, वो हो गया लिखे। अगर तुम्हारा मन करे तो टिप लेना। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा? पॉजिटिव पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट की तरह, ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? समटाइम रेफर्ड एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशंस। क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐड करेंगे। पॉजिटिव है ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐड करेंगे। अब ऐड क्या करेंगे? कि प्रेजेंट फेवरेबल इवेंट और आउटकम इन ऑर्डर टू वीकन द रेस्पॉन्स इट्स फॉलो। एग्जांपल, स्लैपिंग फॉर मिसबिहेवियर इन एग्जांपल ऑफ पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन। जैसे ही मिसबिहेव किया, गंदे शब्द बोले, थप्पड़ अप्लाई कर दी गई है भाई। थप्पड़ क्या कर दी गई है? ऐड कर दी गई है उसमें, क्योंकि पॉजिटिव पनिशमेंट है तो कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जैसे ही मिसबिहेव किया, थप्पड़ ऐड कर दी गई है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है कि स्लैपिंग ए चाइल्ड फॉर मिसबिहेवियर इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन में सारे होंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो तुमको तुरंत क्या आंसर देना होगा कि पॉजिटिव का मतलब है ऐड किया, और ऐड क्या किया है? कुछ ना कुछ अप्लाई किया है, तो थप्पड़ ऐड किया गया है। थप्पड़ से डर नहीं लगता तुमको तो? हुँ? लगता है? अच्छा, कई लोगों को तो प्यार से लगता था पहले। हुँ? कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। हाँ, तो अब तुमको थप्पड़ से डर लगता है, प्यार से डर नहीं लगता। हालात उल्टे हो गए हैं। ऊपर वाली लाइनें ना लिखो रे। अब लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पनिशमेंट, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, एक नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ है कि कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, कि बच्चों ने जैसे ही मिसबिहेव किया, थप्पड़ को अप्लाई करना है। गर्दन ऊंची रख शत्रुमूर्ख। मुर्गी कड़कनाथ है। बस इस मुर्गे का कलर अलग होना है, इसके नहीं, वो तुम्हारे। और कई लड़के बड़े खुश हो गए उधर की कड़कनाथ मुर्गी। हाइब्रिड वाला है। हाँ, बस ले ले, चुप के ले ले, कवर कर ले। उबासी को कैसे कवर किया? यूं, फिर नाक में खुजली कर ली।
हाँ, निंजा टेक्निक है ये भी। हो गया भाई? अरे हो गया? ये बालिका का नहीं हुआ, अभी भी लिख रही है। जल्दी लिखो। बहुत धीरे लिखते हो भाई साहब। मैं 4 दिन से साइकोथेरेपी पढ़ा रहा हूँ, पूरी नहीं हो रही, क्योंकि तुम लिखने में बहुत धीरे-धीरे हो। ग्रुप में पीडीएफ भेजने पड़ेंगे अब, और कुछ नहीं है। तो पीडीएफ में फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए। और फिर कई लोगों का मन नहीं करता लिखने का, नोट्स नहीं बनते फिर वो। यहाँ तो क्या है, थोड़ी मजबूरी है, नोट्स बन सकते हैं। हुँ? चलो, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब भाई साहब, पॉजिटिव का मतलब है कुछ ऐड करेगा, और ऐड क्या करेगा? थप्पड़। चलो हो गया अब बेटा हो गया। हाँ। अरे हुआ? तो इतनी उदास क्यों होगी? हो गया ना, लिख लिया ना, रुका था ना मैं तो। अब भाई साहब, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? कि ऑल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय रिमूवल। पनिशमेंट बाय रिमूवल occurs when favorable events or outcome is removed after a behavior। यहाँ भाई साहब कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज, क्योंकि नेगेटिव पनिशमेंट है, तो कुछ ना कुछ फेवरेबल चीज छीन लेने का है। क्या है? छीनेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि टेकिंग अवे ए चाइल्ड वीडियो गेम फॉलोइंग मिसबिहेवियर। बच्चा मिसबिहेव किया और उसको वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, फट से छीन लिया, अब नहीं दूंगा, अगली बार। अब जब तक बिहेवियर नहीं सुधरेगा, वीडियो गेम नहीं मिलेगा, वीडियो गेम नहीं मिलेगा, क्योंकि फेवरेबल चीज छीन लेना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पनिशमेंट है। ये भी एक पनिशमेंट ही हुआ ना, बच्चे को तो वीडियो गेम पसंद है खेलना। अब जैसे ही उसने मिसबिहेव किया, उसका वीडियो गेम छीन लिया, तो अब उसके लिए तो पनिशमेंट हुआ, क्योंकि वो खेलेगा किससे? खेलेगा किससे? ये भी एक पनिशमेंट है। और एग्जाम्पल आएंगे, पहले वीडियो गेम छीनने तक आ जाओ। तुमको जजमेंट में वो लिखाया था क्या मैंने? टेस्ट जजमेंट और सोशल जजमेंट लिखाया है क्या? पक्का? वो मिस कैसे हुआ मेरे स्लाइड में? वो कल मैं देख रहा था तो था, पर फिर मुझे किसी ने, बच्चे ने बोला सर ये हमें लिखाया ही नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, एक स्लाइड शायद मिस हो गई नेक्स्ट क्लास के बीच में। बताएंगे। टेस्ट और सोशल जजमेंट दो होते हैं। कान खुले रखें, अभी तो सिर्फ सुने, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते रहें और सुनते रहें। जजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डिसाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, ये तो होता है जजमेंट। अब जजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है टेस्ट जजमेंट और एक होता है सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट वो जजमेंट है जिसमें इंडिविजुअल का क्या व्यू है, क्या विचार है, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहा है, सोशल चेंजेस के बारे में पेशेंट का क्या व्यू है या उस पर्सन का क्या व्यू है, वो हम साइकेट्रिक पेशेंट में जजमेंट कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? एडमिशन के टाइम पे उसका बिहेवियर रोज ऑब्जर्व करके, या उससे बात करते टाइम कोई टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, उस पर डिस्कस करके। जैसे तीन लोग हैं। एक आदमी जो जैन है, वो प्याज खाता नहीं, लहसुन खाता नहीं। दूसरा है जो कभी कभी प्याज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और तीसरा इंसान है उसको प्याज बहुत पसंद है और उसको हर सब्जी में 2 प्याज तो चाहिए ही चाहिए। तो अचानक से मार्केट में प्याज की रेट बढ़ी, अब इस पर डिबेट होनी है। अब तीनों से अपना व्यू जाना, तो तीनों के व्यू अलग अलग होंगे, क्योंकि एक तो जैन है, वो तो प्याज खाता नहीं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ज्यादा पसंद भी नहीं है, नहीं हो तो भी चलता है। और तीसरा, जिसको रोज 2 प्याज चाहिए, तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? तो ऐसा डिसाइड करना होता है ऑब्जर्व करके कि इसका बिहेवियर और जजमेंट कैसा हो सकता है, इसका क्या इंटरेस्ट है, सोशल चेंज के प्रति उसका क्या व्यू है। तो व्यू भी अलग अलग इस हिसाब से व्यू आ सकते हैं कि उसको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तो उसके विचार क्यों बदलेंगे। ये वाला सोशल जजमेंट है। दूसरा है टेस्ट जजमेंट, नाम से दिख रहा है टेस्ट जजमेंट, तो यहाँ कंडीशंस होगी, सिचुएशंस होगी। पेशेंट से पूछेंगे, अभी आप इस वार्ड में बैठे हो, यहाँ आग लग गई, तो आप क्या करोगे? पेशेंट बोलेगा, कई पेशेंट बोलेंगे मैं सबसे पहले बाहर भाग जाऊंगा, या फिर बोलेगा मैं दूसरों को आवाज लगाऊंगा, सबको